हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। देखिए, मैं आज आप लोग को चैप्टर 2 यानी कि विज्ञान का क्लास 10th चैप्टर 2 का बताने जा रही हूँ, पार्ट 2। अगले वीडियो में मैंने पार्ट 1 बता दिया था और ये पार्ट 2 बताने जा रही हूँ। जो ये इसका हेडिंग क्या है, मानव मस्तिष्क के कार्य। तो हम लोग मानव मस्तिष्क के कार्य पार्ट 2 में जानेंगे। तो देखिए, पहला इसमें मानव मस्तिष्क में बोल रहा है, मस्तिष्क शारीरिक गतिविधियों में समन्वय करता है। जो मस्तिष्क होता है वो शारीरिक मतलब जो हम लोग के शरीर में क्या करता है, बहुत ज्यादा गतिविधियां करता है, जिससे अंग तंत्र की कार्य प्रणाली और हार्मोनल प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती है। जिससे ये जो अंग होता है यानी कि जो अंग में जो तंत्रिका होती है उसी को कार्य करता है और प्रणाली के हिसाब से हार्मोनल प्रतिक्रिया क्या करता है, एक साथ कार्य करता है। मतलब जो जिससे जिससे अंग जो होता है, जो तंत्र होता है, उसी प्रणाली के कारण उसी हार्मोनल की क्या करता है, प्रतिक्रिया के साथ ये कार्य करता है। तीसरा है आपका, ये शरीर के सभी संवेदी अंगों से तंत्रिका आवेगों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है। यानी बोल रहा है कि ये जो शरीर है, ठीक, उसी के शरीर से क्या करता है, जो संवेदी अंगों से तंत्रिका तंत्र होता है, उसी के आवेगों से के द्वारा क्या करता है, ये सूचना प्राप्त करता है। मतलब कि सूचनाएं सबको देता है। कौन? तो मानव मस्तिष्क। यह सूचनाएं को संग्रहित करता है। ये जो भी सूचना है उसको क्या करता है, संग्रहित करता है, मतलब सबको बताता है, जिससे मानव व्यवहार को पिछले अनुभव के अनुसार संशोधित किया जा सके। ये बोल रहा है जो भी यानी सूचनाएं होती है वो क्या होता है, संग्रहित करता है, जिससे जो मानव का व्यवहार होता है वो पिछले अनुभव के साथ क्या करता है, उसी के अनुसार क्या करता है, संशोधित किया जाता है। यानी कि उसी के अनुसार ही संशोधित होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जैसे हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे मेरु रज्जु। मेरु रज्जु मतलब इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्पाइनल कार्ड। देखिए आपका नेक्स्ट हेडिंग है मेरु रज्जु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड। तो मेरु रज्जु क्या होता है? मस्तिष्क कुछ कपालीय गुहा के बाहर एक लंबी खोखली तथा बेलनाकार रचना के रूप में मानव की देह गुहा में रूपांतरित होती है। ये बोल रहा है कि जो मस्तिष्क होता है वो कुछ कपाली गुहा के क्या होता है, बाहर में होता है, और एक लंबी खोखला तथा बेलनाकार इसकी क्या होती है, रचनाएं होती है, जिसके रूप में ये मानव की जो देह गुहा में क्या होता है, रूपांतरित होता है। मतलब जो देह गुहा में क्या करता है, ये रहता है। मतलब मेरु रज्जु, यही मेरु रज्जु है। जो मेरु रज्जु तो कहाँ रहता है, तो मस्तिष्क के कुछ कपाली गुहा के बाहर और एक लंबी खोखली और बेलनाकार के आकार की होती है, जो ये मानव के देह गुहा में क्या होता है, रूपांतरित रहता है। इस रचना को मेरु रज्जु कहते हैं। इस रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रचना को हम लोग मेरु रज्जु कहते हैं। इसकी केंद्रीय अक्ष में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से भरी शंकरी गुहा न्यूरोशील होता है। ये बोल रहा है कि इसकी कोई केंद्रीय अक्ष है जिसमें वो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव से क्या होता है, भरी रहती है। उसी जो संकरित गुहा को क्या होता है, न्यूरोशील हम लोग बोलते हैं। मेरु रज्जु भी मस्तिष्क के समान 3 झिल्लियों से ढकी रहती है, जो एच आकार की होती है। यानी जो मेरु रज्जु है वो 3 झिल्ली से क्या होता है, ढका रहता है। ठीक, मस्तिष्क के एक मस्तिष्क के समान यानी कि 3 झिल्लियों से क्या होता है, ढका रहता है। जो मेरु रज्जु कैसा आकार का होता है, तो जे आकार, एच आकार का रहता है। मेरु रज्जु में धूसर
तथा श्वेत द्रव की स्थिति मस्तिष्क के एकदम विपरीत होती है। जो मेरुरज्जु होता है उसी में जो धूसर तथा जो श्वेत होता है, ठीक उसी द्रव की जो स्थिति मस्तिष्क होती है उसी के एकदम क्या होता है, विपरीत में रहता है। अर्थात धूसर द्रव केंद्र में तथा श्वेत द्रव बाहर की ओर स्थित होता है। यानी जो धूसर द्रव होता है वो केंद्र में रहता है और श्वेत द्रव क्या होता है, बाहर में वो रहता है, यानी स्थित रहता है मेरुरज्जु के। ठीक, मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। यानी जो मेरुरज्जु है वो किसका है, केंद्र। तो प्रतिक्रियाएं मतलब इसकी क्या है, बहुत सारे केंद्र हैं तथा यह मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। यह जो मस्तिष्क है ये क्या करता है, ये एक तंत्रिकाओं के बीच में सेतु का क्या करता है, काम करता है। ठीक, आपका क्या था, मेरुरज्जु का डिफिनेशन था। अब नेक्स्ट है मेरुरज्जु के कार्य, मतलब मेरुरज्जु के कार्य क्या है। तो देखिए पहला है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचारण तथा नियमन करता है। यानी जो मेरुरज्जु होता है ये क्या करता है, सारी भी जितनी भी क्रियाएं होती हैं और जितनी भी संरचना होती है इसका क्या करता है, बहुत ज्यादा नियमन करता है। अतः मेरुरज्जु के क्षतिग्रस्त होने पर मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। यानी जो मेरुरज्जु है इसी के क्षतिग्रस्त क्या होता है, होने पर जो मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो नहीं हो पाती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियमन करता है। जो मेरुरज्जु है वो ये अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है, मतलब कि जो अनैच्छिक यानी कि जो क्रिया नहीं करती हैं उसको क्या करता है, ये नियमन करके रखता है। तीसरा है यह मस्तिष्क को जाने तथा मस्तिष्क से आने वाले आवेगों यानी सूचनाओं के लिए मार्ग प्रदान करता है। जो मस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क से आने वाले जो आवेग होते हैं उसको क्या करता है, सूचनाएं के लिए मार्ग प्रदान करता है। मतलब कि मेरुरज्जु ये कि जो मतलब कोई भी अगर कार्य हो रहा है या फिर मस्तिष्क में कोई आने वाले आवेग है, मतलब कोई चीज आ रहा है या फिर कोई कार्य हो रहा है तो उसी को क्या करता है, ये सूचना पहुंचाता है। मतलब कि उसको क्या करता है, पहले से बता देता है कि ये कार्य होने वाला है, तो उसी को क्या करता है, ये मार्ग प्रदान करता रहता है। तो ये थे आपके मेरुरज्जु के कार्य। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, चलिए देखिए। तो देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के विभिन्न संवेदी भागों से जुड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिकाएं बनाती है। ये बोल रहा है कि जो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है वो केंद्र के क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को शरीर से क्या करता है, विभिन्न जो भी सारे भाग होते हैं उसको जोड़ने वाली धागेनुमा तंत्रिका को क्या करता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। मतलब कि जो भी मतलब जोड़ने वाले जो इसके संरचनाएं होती है, फिर जो भी तंत्रिका होती है जोड़ने वाले उसको धागेनुमा के कारण क्या करता है, तंत्रिका को परिधीय तंत्रिका बनाता है। प्रत्येक तंत्रिका अनेक तंत्रिका तंतुओं का गुहा होता है। जो प्रत्येक तंत्रिका होता है और जो इसके अनेक प्रकार के तंतु होते हैं उसका क्या होता है, एक गुहा होता है परिधीय तंत्रिका का। अधिकांश तंत्रिका तंतु ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होता है। यानी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एक क्या होता है, अधिकांश यानी बहुत ज्यादा तंत्रिका तंतुओं से क्या होता है, ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित रहता है, मतलब जुड़ा रहता है। ये तंत्रिकाएं दो प्रकार अर्थात मस्तिष्क से संबंधित कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से संबंधित तंत्रिकाएं होती हैं। यानी ये बोल रहा है कि इसके जो दो प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, जैसे कि जो कपाल और मेरुरज्जु दोनों से क्या होता है, ये तंत्रिका जुड़ी रहती है। ये एक मानव में
कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी तथा मेरु तंत्रिकाएं 21 जोड़ी होती है। ये जो कपाल होता है मतलब जो मानव के जो सर होते हैं मतलब जो मानव के मस्तिष्क होते हैं उसी में जो तंत्रिका कपालीय तंत्रिका होती है उसमें 12 जोड़ी क्या होता है मेरु तंत्रिका होती है। मतलब कि इसमें कपालीय तंत्रिका में 12 जोड़ी रहता है और मेरु जो तंत्रिका होता है उसमें 31 जोड़ी होती है। मतलब कि 31 जोड़ी पाई जाती है। ये कहता है आपको परिधि तंत्रिका तंत्र के डिफिनेशन थे। ठीक है, तो में जो परिधि तंत्रिका तंत्र है ये क्या होता है तो देखिए बता दिए थे हम आपको सबको। तो बस ये जैसे एक धागेनुमा तंत्रिका होती है और जो इसकी एक अनेक प्रकार की होती है तंतु होती है जो गुहा के अनैच्छिक प्रक्रिया करते संबंधित करता है। और इसमें में जो मेरु रज्जु से संबंधित होता है। ठीक, मान लीजिए एक मानव के क्या है मानव जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं और मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कितनी जोड़ी 31 जोड़ी होती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है देखिए। यह वास्तव में परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। ये ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या होता है एक भाग होता है जो अंतरागों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। जो ये क्या करता है अंतरागों की क्रियाओं का क्या करता है नियमन मतलब क्या करता है निर्माण करता नियंत्रण करता है यानी नियमन करता है। परंतु परिधीय तंत्रिका तंत्र के विपरीत यह भाग तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है। यानी ये जो परिधीय तंत्रिका होती है ये जो मतलब जो इसके जो तंत्र के विपरीत भाग है मतलब जो बाहरी वाले भाग हैं उसको तुलनात्मक रूप से क्या होता है स्वतंत्र रहता है मतलब कि वो एकदम खुला रहता है। इसके भी दो मुख्य घटक होते हैं। इसके भी यानी कि जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है इसके भी कितने तो दो मुख्य घटक होते हैं। ठीक, तो ये जो स्वायत्त तंत्रिका है इसमें सिर्फ यही बोल रहा है कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होती है उसके भी क्या होता है ये भाग हैं और ये जो क्रियाएं होती हैं नियंत्रण या नियमन करता है। परंतु परिधीय तंत्रिका तंत्र के विपरीत यह जो भाग होता है क्या होता है तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र यानी कि मतलब खुला रहता है और इसके दो भाग होते हैं। तो पहला भाग है इसका देखिए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या है देखिए। देखिए इसका संबंध उन अंतरागों प्रतिक्रियाओं से होता है। यानी जो अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र होती है इसका जो संबंध होता है वो अंतरागों प्रतिक्रियाओं से क्या होता है होती है जो ऊर्जा के व्यय के साथ साथ प्रतिकूल वातावरण में शरीर की सुरक्षा करता है। यानी जो ऊर्जा होती है जो हम लोग की एनर्जी होती है उसी के साथ साथ ये क्या करता है प्रतिकूल वातावरण में शरीर को क्या करता है सुरक्षा करता है मतलब कि सही सेफ करके रखता है मतलब सुरक्षित करके रखता है। जैसे देखिए हृदय दर की स्पंदन को बढ़ाना। जो हृदय दर होती है उसको स्पंदन जो होता है उसको क्या करता है बढ़ाता है। जैसे कि रुधिर नलिकाओं का सिकुड़ना मतलब जो रुधिर नलिकाएं मतलब कि जो ब्लड की नलिकाएं होती हैं जो ब्लड की पाइप जो होती हैं उसको क्या करता है ये सिकुड़ने में काम करता है। रुधिर दाब का बढ़ना और ये रुधिर दाब जो होता है यानी जो ब्लड होता है उसको उसी के दाब को क्या होता है ये बढ़ना उसी को क्या हम लोग बोलते हैं अनुकंपित तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक, अब देखिए तो नेक्स्ट हेडिंग आपका दूसरा है क्या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है देखिए। यह उन प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिनमें ऊर्जा का
संरक्षण होता है। यानी ये जो परानुकंपित तंत्रिका तंत्र है, ये एक ऐसी प्रतिक्रिया संबंधित है जिसमें ये ऊर्जा का संरक्षण होता है, मतलब कि एनर्जी का क्या होता है, संरक्षण होता है। जैसे यह हृदय स्पंदन का धीमी होना, रुधिर नलिकाओं का शिथिलन, आहार नाल में क्रमानुकुंचन का बढ़ना आदि। मतलब ये बोल रहा है जो हृदय होता है उसको धीमी यानी धीमा करना, और जो रुधिर होता है उसकी जो शिथिलन है उसी आहार नाल को क्या करता है, बढ़ाने में, और के साथ ही इंसुलिन का स्रावण तथा बाह्य जनन अंगों को उत्तेजित करना। मतलब कि ये बोल रहा है जो इसके साथ इंसुलिन का स्रावण करता है, मतलब जो इंसुलिन का क्या करता है, बढ़ाव करता है, श्रावण करता है, उत्तेजित करता है, और जो बाह्य जनन अंगों क्या उत्तेजित करता है उसी को क्या बोलते हैं, परानुकंपित तंत्रिका कहते हैं। मतलब परानुतंत्रिका तंत्र बोल रहा है कि इसमें हृदय का धीमा होता है, और जो रुधिर नलिकाएं होती हैं उसको शिथिलन आहार से क्या होता है, तेज बढ़ाता है, और इसके साथ ही इंसुलिन का क्या करता है, श्रावण करता है, और साथ में इसके बाह्य जनन अंगों का क्या करता है, उत्तेजित करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परानुकंपित तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, देखिए तो देखिए, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्तित क्रिया कहते हैं। ये बोल रहा है कि जो किसी भी जो उद्दीपन के फलस्वरूप जो शीघ्रता पूर्वक क्या होता है, कोई भी स्वचालित कार्य होता है या फिर कोई अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए स्वादिष्ट, जैसे देखिए स्वास्थ्य भोजन, ठीक, देखते ही मुंह में लार का आना, कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना। मतलब कोई भी भोजन होता है अगर अच्छा चीज, यानी कोई भी स्वास्थ्य भोजन होता है, कोई अच्छा भोजन होता है, तो हम लोग के मुंह में क्या होता है, पानी आ जाता है, मतलब लार आ जाता है। और जब कांटा चुभता है तो क्या होता है, पैर से झटके से पैर का मतलब पैर में जब कांटा चुभता है तो हम क्या झटके से क्या होता है, ऊपर उठ जाते हैं। और सांस, श्वासन, छींक, खासन, छींकने आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी और जो हम लोग खांसते हैं उस और जो छींकते हैं उसको क्या करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब ये प्रतिवर्ती क्रिया ये है कि कोई भी हम लोग काम करते हैं तो मेरे को दोबारा मेरे साथ होता है, मतलब जैसे झटका लग जाता है, या फिर हम लोग कोई चीज़ देख के क्या होता है, खुश हो जाते हैं, या फिर मुंह में पानी आने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए ये क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। ये जो क्रिया होती है किससे नियंत्रित होती है, मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। इनके संचालन में मस्तिष्क का भाग नहीं होता है, यानी जो इनकी जो संचालन होती है, जो इनकी मस्तिष्क होती है, उसका कोई इसमें भाग नहीं होता है। ठीक, तो ये आपके क्या था, प्रतिवर्ती क्रियाएं थी। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्या, ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या है, ग्रंथियां शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों का श्रावण ग्रंथि ऊतक युक्त विभिन्न संरचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथियां कहते हैं। ये बोल रहा है ग्रंथि क्या होती है, तो ग्रंथि हम लोग के जो शरीर की उपचाचय, यानी कि हम लोग के शरीर में जो भी क्रिया होती है, जो भी काम करती है, फिर जो भी क्रियाएं होती है, उसी आवश्यक रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, श्रावण होता है। उसी ग्रंथि ऊतक को हम लोग संरचनाओं द्वारा क्या कहते हैं, इसको ग्रंथियां कहते हैं। ग्रंथियां मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, आवश्यक हो जाती है। मतलब कि हम लोग कोई भी पहले से काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम लोग सोचते हैं तो हम लोग कोई काम सोचते हैं कि वो पहले से करें, तो उसी द्वारा उसी संरचनाओं द्वारा क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए ग्रंथियों के प्रकार, ग्रंथियों के प्रकार देखिए, कशेरुकी प्राणियों में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी जो ग्रंथि होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। जिसमें पहला हेडिंग है आपका देखिए
पहला हेडिंग है बहिश्रावी ग्रंथियां। बहिश्रावी ग्रंथियां क्या होता है? देखिए, ये नलिका युक्त या प्रणाली ग्रंथियां होती हैं, यानी जो बहिश्रावी ग्रंथियां होती हैं ये क्या होता है, जो नलिका युक्त का या प्रणाली ग्रंथियां होती हैं। इनका स्राव नलिका या शरीर के उस विशेष स्थान या अंगों में पहुंचता है। यानी बोल रहा है कि जो इसमें जो स्राव नलिका होती है उसी के शरीर से क्या होता है, ये उसी स्थान से और उसी के शरीर से उसी अंग में जाके क्या होता है, पहुंचता है जहाँ उसे कार्य करना है। मतलब जहाँ ये बहिश्रावी ग्रंथि जो है, जहाँ इसको कार्य करना है, जहाँ इसको पहुँचना है, वो वहीं पे जाके क्या करता है, पहुँच जाता है और फिर वहाँ पे अपना क्या करता है, कार्य करता है। उदाहरण मतलब जैसे में दिया है, देखिए क्या, स्वेद, लार, दुग्ध, तेल इत्यादि, ये सब क्या है, जैसे दूध हुआ, तेल हुआ, लार और स्वेद, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। मतलब कि बहिश्रावी ग्रंथियां हैं, इसी को हम लोग बहिश्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होता है? देखिए, हार्मोन्स स्रावित करने वाले नलिका व वहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जो हार्मोन्स होता है, जो स्रावित करते हैं हार्मोन्स, उसी जो हार्मोन्स जो नलिका होता है उसी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं नहीं होती है, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उसमें वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि बोल रहा है कि इसमें हम लोग का जो स्रावी यानी जो हार्मोन्स होता है इसमें क्या करता है, स्रावित हो जाता है, मतलब कि उत्तेजित हो जाता है, और इसी ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जिसकी ये क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये वाहिकाएं नहीं होती हैं। ठीक, तथा ये अपना स्राव सीधे रुधिर में स्रावित करती है। जो ये मतलब ये बोल रहा है, तथा ये अपना स्राव यानी कि जो ये अपना स्राव करता है सीधे किस में जाके करता है, रुधिर में स्रावित करता है। मतलब रुधिर में जाकर यानी कि ब्लड में जाके ये क्या होता है, उत्तेजित होता है। रुधिर के द्वारा ही ये स्राव अपनी लक्ष्य कोशिकाओं यानी कि बोल रहा है वे कोशिकाएं जिन पर ये हार्मोन प्रभाव डालते हैं, यानी ये ऐसे रुधिर के द्वारा ये स्राव करता है जिसका लक्ष्य कोशिकाओं यानी सेल्स के द्वारा होता है। और जो कोशिकाएं होती है मतलब कि जो सेल्स होती हैं उन्हीं पे क्या हो, जिन पर यानी कि उन्हीं पे जाकर क्या करता है, ये हार्मोन्स का प्रभाव डालता है। मतलब जो हार्मोन्स होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। यानी ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो हार्मोन्स का क्या करता है, प्रभाव डालता है तक, और ये क्या करता है, हार्मोन्स का प्रभाव डालते समय ये वहीं तक पहुंचाता है। तो इसी को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका जो उदाहरण है, उदाहरण में बोल रहा है जैसे कि थायराइड ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां इत्यादि। जैसे कि मान लीजिए इसमें थायराइड ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथियां होती हैं और पीयूष ग्रंथियां होती हैं। इसी में हो, ठीक इसी के कारण होती हैं। तो ये आपका कोशिकाएं क्या करती है, ये हर चीज़ में प्रभाव डालती है हार्मोन्स के ऊपर। ठीक, और वहां तक पहुंचाती है। तो इसी को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा आपका हेडिंग है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं? ये आपका लास्ट हेडिंग है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां क्या है? देखिए, इस प्रकार की ग्रंथियां मुख्य रूप से तो बहिस्रावी होती हैं, परंतु इनका कुछ भाग अंतःस्रावी भी होता है। मिश्रित स्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो मिश्रित स्रावी ग्रंथियां के कई प्रकार हैं। ठीक है, मतलब कई प्रकार की क्या होती है, ग्रंथियां होती हैं, जो कि इसमें तो क्या होता है, बहिस्रावी यानी इस ग्रंथि में जो मिश्रित ग्रंथियां हैं इसमें बहिस्रावी ग्रंथि भी क्या होता है, परंतु इनका कुछ भाग अंतःस्रावी भी होता है। मतलब जो इसके भाग हैं इसके कुछ भाग क्या होते हैं, अंतःस्रावी भी होते हैं। ठीक, जैसे
जैसे देखिए उदाहरण में है अग्न्याशय ग्रंथियां, इसमें एग्जाम्पल में मिश्रित स्रावी जो है इसके एग्जाम्पल में है क्या, अग्न्याशय ग्रंथियां। ठीक, यानी कि किसका है, तो मिश्रित स्रावी ग्रंथियां। तो मिश्रित स्रावी ग्रंथियां क्या होती है, तो मिश्रित स्रावी ग्रंथि की ऐसी ग्रंथि है जिसमें ये सारी ऐसी ग्रंथियां हैं जो इसमें क्या होते हैं, मुख्य प्रकार के ग्रंथि आते हैं। और इसमें बहिस्रावी भी होता है, परंतु इसमें क्या होता है, अंतःस्रावी, मतलब तीनों प्रकार की ये क्या होती है, इसमें ग्रंथियां होती है, यानी इसमें अंतःस्रावी भी ग्रंथि होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको अग्न्याशय ग्रंथि यानी अग्न्याशय बता दें। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट 3 में मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।